अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। ईद से पहले मुल्क की सियासत, मईशत और अदालती महाज पर अहम पेशरफ्त हुई है, जिनके नताइज ईद के बाद नुमायां होने हैं। सियासत की बात करें तो दुबई में होने वाली मुलाकातों में अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से है। इलेक्शन कब होने हैं, निगरान हुकूमत की कॉम्पोजिशन क्या होगी और इसमें किस जमात का कितना हिस्सा है, इसके अलावा आइंदा इलेक्शन को लेजिटिमेसी देने के लिए बैलेट पेपर पर मखसूस जमात को कितनी स्पेस देनी है, ये वो अहम सवाल हैं जिनको लेकर दुबई में सियासी हडल हो रही है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में मसरूफ़ हैं। कभी इम्कान है कि इस मुशावरत में वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। देखना है कि क्या मुल्की सियासत के ये अहम फैसले दुबई में होंगे या उसका फैसला पाकिस्तान में हो चुका है और दुबई में होने वाली मुलाकातें इन फैसलों को रोल आउट करने की स्ट्रेटजी बना रही हैं। अहम बात यह भी है कि इन सियासी फैसलों पर अमल दरामद का इंहिसार किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात के मुस्तकबिल से भी है। अगरचे सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। ताहम इलेक्शन केस की तरह इस मुकदमे में भी बेंच की आईनी हैसियत का तनाज़ा सर उठा चुका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रहे सहे शुकूक व शुबहात भी दूर कर दिए हैं। बता दिया है कि 9 के मास्टरमाइंड्स कौन हैं। 9 मई का वाकया है, अचानक नहीं हुआ। उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी। कई महीनों से लोगों की जहन साजी की जा रही थी, फौजी क़यादत के खिलाफ, फौज के खिलाफ। लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स वही लोग हैं जिन्होंने काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आखिरी जुमला इंटेंट को वाज़े करता है कि किसी इदारे, जमात या मुआशरती हैसियत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। इसका आगाज़ फ़ौज ने अपने इदारे से किया है। अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और क्या मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर आलमी प्लेयर्स की हिमायत किसी काम आएगी, क्योंकि मईशत का मामला आलमी कुव्वतों के किरदार से जुड़ा है। हुकूमत ने IMF से मुआहदे के लिए मुआशी शराइत पूरी करने की कोशिश की है। क्या जियो पॉलिटिक्स IMF मुआहदे और अंदरूनी सियासी इकदामात पर असरअंदाज होगी? ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करने की दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपकी राय से तीनों की जो है वो हम मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि ईद के बाद, इस कुर्बानी के बाद कौन कौन सी कुर्बानियाँ होनी हैं, कौन कुर्बानी दे चुका है और किसको उसके समरात मिलने हैं। आई विल स्टार्ट विद यू लगारी साहब, आप हम सब के सीनियर भी हैं और हम चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू का भी आगाज़ करें। आपके ख्याल में क्या दुबई में सियासी फैसले होंगे या फैसले हो चुके हैं, दुबई में अब उन्हें फाइनलाइज किया जा रहा है? मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो उस पर गौर व खौज हो रहा होगा कि क्या कंडीशन है, जो सरकमस्टेंसेस है उस पर बात हो रही होगी, और जो हालात पैदा हो चुके हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही होगी, और फिर ये कि मुस्तकबिल के लिए जो इंटीरियम सेटअप आना है उसके बारे में बात हो रही होगी कि किस तरह का सेटअप आना है। अब मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, और 2 महीने भी नहीं बाकी रह गए, 1 महीना जो है वो पूरा है जुलाई का, और अगस्त के कुछ दिन बाकी हैं। ये महीना तो वैसे भी इख्तिताम पजीर है, और इसके बाद जो है वो चंद माह, 1.5 महीने के करीब जो है वो वक्त बाकी है। और इस हुकूमत ने और इस सिस्टम ने जो इस वक्त चल रहा है, और इस असम्बली से वजूद में आने वाली एक हुकूमत चली गई, इसी असम्बली से वजूद में आने वाली एक और हुकूमत जाने वाली है। उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान का मंजरनामा, इसके बारे में वो गौर व खौज कर रहे होंगे। और 9 मई के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे, और उन्हें बहरहाल ये देखना होगा कि कौन सा सिस्टम आता है जो जाकर सारी सूरत हाल को आगे लेकर चलेगा। ये होगी मेरे ख्याल में ज़्यादातर बातचीत इस पर हो रही होगी। ठीक, रज़ा रूमी साहब ये बताइएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है इलेक्शन की तारीख जो है उस पर इत्तफाक है, जो अभी तक खबरें मिल रही हैं। क्या बहस वहाँ पर इंटरिम सेटअप की, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को लाने की हो रही है,
या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? आपकी मालूमात क्या है और आपका तज्जिया क्या है, क्या गुफ्तगू हो रही है? देखिए, मालूमात तो मेरी उतनी है जितनी शायद आपसे भी कम होंगी, लेकिन जो बुनियादी मालूमात तो यही है कि अभी डेट सेट नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त दो ही राय चल रही हैं। एक तो ये है कि नवंबर में इंतखाबात कर दिए जाएं, अगर असम्बली की मुद्दत मियाद जो है वो अगस्त के मिडल में ख़त्म हो रही है 12-13 को, तो उसके बाद नवंबर में इंतखाबात किए जाएं या मार्च में करवाए जाएं। उसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो जो डिजिटल सेंसस है कि अगर सेंसस जारी हो तो फिर नए सेंसस के तहत इंतखाबात होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी इख्तियार आ चुका है कि इंतखाबात की तारीख तो वही सेट करते हैं, और इससे यकीनन जो पहले इबहम पैदा हुआ था वो भी दूर हो चुका है, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख सेट करेगा। तो ये तो एक है डेट की बात। बहरहाल एन यही मुमकिन है कि इंतखाबात नवंबर में ही होंगे। अब दूसरी चीज़ है केयर टेकर्स का जो सबसे बड़ा मसला है, और वो ये है कि ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। कोalition को भी अगर देख लीजिए, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर होती है इन मामलात में, और क्या वो सब एक पेज पर एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे, इसका भी अभी फैसला नहीं हुआ। चंद नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो बिल्कुल वो भी एक बहुत अहम मामला होगा, क्योंकि देखिए ये तो बात तय है कि इमरान खान साहब तो शायद इस इलेक्शन में ना कंटेस्ट कर सकें जो सूरत हाल बन रही है, लेकिन ये इसके ऊपर फिर मसला ये कि उनकी पार्टी जो है क्या वो कंटेस्ट करेगी इलेक्शन में, और अगर वो करेगी तो उसको क्या वो बिल्कुल फ्री हैंड मिलेगा या कोई मैनेजमेंट होगी, इंजीनियरिंग होगी। देखिए ये बहुत अहम सवालात हैं। ओके, मंसूर अली खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक मोहसिन बेग साहब भी उधर पहुंच गए, कुछ नाम और भी चल रहे हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ इंटरिम के नाम कौन वज़ीर आज़म होंगे, किस पे गौर हो रहा है, कौन किन नामों पे हो रहा है? और दूसरा, आपके ख्याल में कोई डेडलॉक है कि नहीं, बस अब ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, आगे जा रहे हैं ये लोग और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन की तारीख और ये तमाम चीज़ें तय कर? देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज़ जो हमने अब तक मिस की है, और पहली बात तो सारा गेस वर्क हम कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली कि ये हो रहा होगा, ये वो बात हो रही होगी, या ये डिस्कशन हो रही होगी, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, जो एक्चुअली ये दोनों इस वक्त बैठ के बात कर रहे होंगे, मेरा भी गेस वर्क ही है फ्रैंकली स्पीकिंग, वो ये है कि इमरान खान साहब को काबू किस तरह करना है, इनको आपने नकेल किस तरह डालनी है, किस तरह इस जिन को आपने संभालना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि दोनों सियासी जमातों को इस बात का पता है कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, और अगर हमने किसी ऐसे सिनेरियो के अंदर ये इलेक्शंस किए कि उन इलेक्शंस के बाद उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठ गए, तो चीज़ें ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। हम आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये डिस्कशन कर रहे थे ना कि इस मुल्क में अगर इलेक्शंस हो जाएं तो ठीक हो जाएगा, इलेक्शंस हो जाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इलेक्शंस किस किस्म के इलेक्शंस हो जाएं? क्या ये जिस तरह हमारे यहाँ पे क्रिकेट के अंदर एक वर्ल्ड कप 100 दिन के बाद होने वाला है, और एक होता है PSL के अंदर आपकी ही लोकल टीम में आपस में खेल रही होती हैं सारी, तो क्या ये हुकूमती जमातों का आपस का ही एक PSL होने जा रहा है, या इसमें एक्चुअल जेन्युइन ऑपोजिशन मौजूद होगी? अगर जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं होगी तो क्या वो उन इलेक्शंस को आप इलेक्शंस कह सकेंगे? या आपस में बैठ के आपने एक PSL का मैच खेला जिसमें वही आज यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज बैठ के इकट्ठे बैठ के हडल के अंदर बैठे हुए हैं, आप यू एक्सपेक्ट कि वो 3 महीने के बाद जब इलेक्शंस में जाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ मुझे इन दोनों में से चूज़ करना है, उन दोनों के अंदर आपको एक ही शक्ल नज़र आएगी। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब बनी थी, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, और मैं आज भी अपने ख़बरों के एतबार से ये बात कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि ये इन्हीं की एक बी टीम के तौर पे उतारी गई है, और ये उसी की तरह खेलेगी बैठ के। क्या जब ये लोग खड़े होंगे वहाँ पे तो सीट एडजस्टमेंट के साथ, अच्छा मैं चौथा प्लेयर भी बीच में आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ भी एक प्लेयर के तौर पे बीच में है, इवन दो इतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन है वो भी एक बी टीम के तौर पे ही खेलेगी वो। और टेक्निकली स्पीकिंग इसका मतलब पंजाब तो स्प्लिट हो चुका है ना, अब इसको ये कोई भी नाम दें, तो आप हम सब जानते हैं कि पंजाब को भी काबू करने के लिए काफ़ी अरसे से ये कोशिश होती थी कि वहाँ पर किसी एक पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ना हो। वन वे और दी अदर वी हैव रीच टू द पॉइंट वेयर पंजाब इज डिवाइडेड। अब पंजाब के अंदर किसी एक की मोनोपली नहीं रहेगी, चाहे अगर PMLN रहे या PTI आए या XYZ आए, वो होल सोल पंजाब पे उसकी इजारादारी नहीं होगी। वहाँ पहुँच चुके हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा दोबारा वही सवाल है कि आप कह दें कि ठीक है मोनोपलाइज नहीं होगा, नहीं होगी किसी की मोनोपली, लेकिन जिसकी एक्चुअली स्टेक है, एक इतना बड़ा प्लेयर उस सूबे में से,
आज अगर आप ना माने, चाहे किसी को नहीं पसंद ना बोले, लेकिन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और अगर उस स्टेक होल्डर को आपने पंजाब में, चलें लेट्स अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, अगर उसमें से आपने निकाल दिया तो क्या उन इलेक्शंस के जरिए पंजाब के अवाम को आप मुतमईन कर पाएंगे? मेरा सबसे बड़ा लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप मियां साहब का स्टेटमेंट याद करें, वो कहते हैं मैं तो इन्हें सियासतदान ही नहीं मानता। लंदन के अंदर इस किस्म की गुफ्तगू उनका लाइसेंस नहीं चाहिए। नहीं अग्रीड, मैं आपको उनका माइंड सेट बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने कहा कि इनसे क्या बात करनी, ये तो सियासी कुव्वत के तौर पे है ही नहीं हमारे सामने। लेकिन इसके बरक्स जरदारी साहब कहते हैं आए सब बैठ जाएं, मिलकर हम एंगेज करते हैं। तो क्या दुबई में ये गुफ्तगू भी हो रही होगी जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली, कि क्या चेयरमैन पीटीआई को एक प्लेयर के तौर पर डील किया जाए या नहीं, माइनस इमरान खान कर दो और इलेक्शन में चले जाए? अच्छा, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना इमरान खान साहब को लेके और पीटीआई को लेके डिफरेंट स्टेक्स हैं। यहाँ पे उनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पंजाब के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को होती है। तो नून लीग को एक्चुअली इमरान खान साहब ज़्यादा तकलीफ देते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज स्टिल इन अ बेटर पोजीशन इन सिंध। उनको पीटीआई इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी नून लीग को पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। तो दोनों का दर्द डिफरेंट है। एक को डिसिप्लिन दे के भी उसका इलाज हो सकता है, एक की जो है वो कीमोथेरेपी करने की जरूरत है। वो कहता है इसकी कीमोथेरेपी करो, इसके बंदे भी फारिग करो। ये इतना आसान मामला नहीं है। एक पार्टी कह रही होगी कि सिस्टम के अंदर रखें और रख के प्रोसेस। अच्छा, वो उसके इफेक्टिव्स भी ज्यादा है। नवाज शरीफ और उनकी पूरी जमात जो है वो इमरान खान साहब के 2017-18 के प्रोजेक्ट के ज़्यादा बड़े इफेक्टिव्स हैं। उनकी पूरी की पूरी हुकूमत को फारिग करवाया गया, उसके बाद उनको जेल भी हुई, बेटी को भी जेल हुई। वो कंपैरिजन आप टू बी फेयर विद, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये जब शुरू हुआ था तो कराची में एमक्यूएम को भी बताया गया था, ये एमक्यूएम समझ रही थी ये हमारे साथ नहीं होगा, इन्होंने ये सुनामी समंदर जो है पंजाब की तरफ निकल जाएगा। पहले एमक्यूएम को वीक किया गया, एमक्यूएम वीक हुई। सिंध में आपकी बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी उसको थ्रेट नहीं समझ रही थी, लेकिन पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का बचा कुचा सपोर्टर वोटर या जो लीडर्स थे वो पीटीआई ले गई सारे के सारे। लेकिन तो पीएमएलएन को इनिशियली इतना डैमेज नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी को पंजाब में उन्होंने वो सफे हस्ती से खत्म कर दिया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेरी नजर में ज्यादा बड़ी कमजोरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मिली मिलाई मिली है। मैं आप जाके पीटीआई के लोगों से कहे ना तो जी इनका वोटर तो घूम फिर रहा था, उसको कोई बंदा नहीं मिल रहा था, हमने कैप्चर कर लिया और ये हकीकत है। आज चलें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौका है ना। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने नकेल डाली हुई है, जंजीरें बांधी हुई है, बंदे नहीं पकड़े। आज जाएं जाके उस वोटर को वापस ले आए। So you think they were least bothered about Punjab, that's why they have seen they were total focused on Sindh और उन्होंने कहा सिंध में हम सर्वाइव कर जाएं बस ठीक। Fair enough। लगारी साहब, आपके ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मंसूर साहब कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन में जाएं और लेजिटिमेसी भी तलाश करें और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को आप बाहर रखें। अगर इस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट का मूड देखें तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो बिल्कुल लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं और वो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सॉर्ट दिस इशू। लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए कितना मुश्किल या आसान होगा कि मेन स्ट्रीमिंग में रखें उस जमात को जो इस वक्त जिसका वर्सेस कहीं और हुआ है, सियासी नहीं है। देखें, बात यह है कि मंसूर अली खान हमारे बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा उनको देखा भी जाता है और उनको सुना भी जाता है और वो ग्राउंड रियलिटी से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये बात एक हद तक तो सही है, लेकिन जब एक साल तक एक बयानिया चलता रहा और बनाया जाता रहा है, उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट को होश नहीं था, बल्कि उस बयानिया की हिमायत की जाती रही है। और मैं आखिर वक्त तक वो आदमी था जो कह रहा था कि ये अब भी लाडला है और ये लाडलापन जो है 9 मई से पहले तक या 9 मई से चंद रोज़ पहले तक या अप्रैल तक कह सकते हैं कि वो जारी रहा था। इसके साथ बहुत मोहब्बत का और प्यार का सलूक भी था और कुछ मुश्किलात आती थीं तो लगता था कि बस इसको भी निकाल दिया जाएगा, ये सारी सूरत इस तरह से नहीं होगी। और बहुत से मामलात में इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इनका साथ दिया। यानी ख़ास तौर पर आप ये देखें कि जब वो ये बयानिया लेकर आए थे कि जनाब साजिश हुई है मेरे ख़िलाफ़ और अब उस बयाने से फिर गए हैं। लोग जो हैं अब तक उसी जगह पर खड़े हैं, लेकिन वो फिर गए इस बयाने से कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी। डोनाल्ड लू का नाम भूल गए और वो अब उसको कहते हैं कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी था, अब वो कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया है, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं और वो सारी साजिश की बात भी नहीं करते हैं, बल्कि वो तो प्यारे हो गए। लेकिन ये बयानिया बनाने में इस्टेब्लिशमेंट ने इतना साथ दिया है, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जी साजिश नहीं हुई थी, एक बस मुदाखलत हुई थी और मुदाखलत के अलावा जो है और ज़्यादा चमकदार बनकर सामने आ गया। यार इनके मामला में तो पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत हो गई, जो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई बल्कि ये तो मुदाखलत हो गई थी। ये बयानिया चलाया गया और चलता रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शायद आसरा करती रही है
कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये प्यारा है, बच्चा है, राज दुलारा है, अपना मीठा है, जान जिगर है, ये ठीक हो जाएगा। वो ठीक होना था ना हुआ वो। और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि यार ये तो बिल्कुल जान के गले पड़ गया ये तो। और ये बयानिया जो है, बयानिया भी गले पड़ा और फिर 9 मई के बाद ये सारा कुछ सामने आ गया है। अब मैं पहले भी नहीं मान रहा था, अब भी नहीं मानता हूँ कि ये पॉपुलर है, नहीं है पॉपुलर। और पाकिस्तान के वसीतर इलाकों में, वसीतर मामलात में ये पॉपुलर नहीं है। ख़ास पॉकेट्स हैं जहाँ पर इसकी पॉपुलरिटी बनाई गई, इतना नहीं है जितना हवा है उसका। और स्पेस जो है वो भारत कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो ज्यादा पॉपुलर हैं, रूरल में इतने पॉपुलर नहीं है। और जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का बड़ा रोल रहा, ज़ाहिर उन कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रजा रूमी साहब करेंगे इस मामले पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में समाअत तो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, लेकिन ये मामला आप किस तरफ देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या किरदार अदा कर सकेगी इस सारे प्रोसेस में, जबकि एक तरफ पूरी कन्विक्शन कमिटमेंट से बताया जा रहा है कि जी वी हैव एविडेंस अगेंस्ट ऑल दोज कल्प्रिट्स और एडर्स, अबेटर्स और प्लानर्स, और ये कंस्पायरेसी कहाँ हुई है, कैसे हुआ है। तो एक तरफ ये माहौल। देखिए आदिल, ये जो मामला स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े तुमकराक के साथ इस केस को जो है वो लगाया, उस पे बड़ा बेंच भी बनाया। आपको याद है कि ये 2 हमारे सीनियर वकला, नामवर वकला हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को मिले उनके चेंबर में, और उसके गालिबन 2 दिन के बाद जो है वो ये बेंच लग गया। और फिर आपने देखा ये बेंच टूटा एक बार फिर उसके बाद जो है उससे कल जस्टिस मंसूर अली शाह भी अलहदा हो गए, दूसरी बार टूटा। और फिर कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जो कि बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था, ऑल एंड सन्ड्री को अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि हर खास व आम को, कि अभी जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर कोई रियायत नहीं होने वाली। आप देखिए कि बड़ी मानी खेज किस्म की वहाँ पे बातें कहीं DGISPR ने, जब उन्होंने जिक्र किया कि रिटायर्ड जर्नैलों के जो ख़ानदान वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और उन्होंने ये भी यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जी ख़वातीन का भी जिक्र हुआ। और फिर उन्होंने 102 लोगों का जिक्र किया जिनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होने हैं। अब वो आज गवर्नमेंट का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले, कि उन्होंने कहा कि अभी वो ट्रायल शुरू नहीं हुए, इसके ऊपर भी बड़ा इबाम है। लेकिन जो कल उन्होंने ये कहा उसका एक अगर 1 लाइन में उसका जो है समरी की जाए तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो अपने लोगों को नहीं छोड़े, तो हम और किसी को कोई रियायत देने वाले नहीं है। You wanted to add a point. मैं सिर्फ जो पहले थोड़ी सी बात हो रही थी मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। नज़ीर लगारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने पॉपुलर नहीं हैं, मैं स्पेसिफिकली क्योंकि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं लाहौर के बारे में कह सकता हूँ कि येस ही इज़ पॉपुलर। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। इतने हैं या कितने हैं ये तो इलेक्शन फैसला कर सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों के जाके सर्वेज या 100 लोगों से या 50 लोगों से गुफ्तगू करके नहीं आप असेस कर सकते, तो इलेक्शंस होंगे तो पता लगेगा। दूसरी बात ये कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो ये हैं, वो झूठे हैं, वो चोर है, वो कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़। मेरा इस पर ना मैं हमेशा एक थ्योरी का जिक्र करता हूँ, दैट इज़ द रॉबिन हुड थ्योरी। रॉबिन हुड थ्योरी क्या है? रॉबिन हुड जो है वो उसके बारे में मशहूर था कि अमीरों से जो है वो लूटता था और गरीबों में बांटता था, ऐसे ही था ना। लेकिन अगर आप लॉ की डिक्शनरी के मुताबिक जाए ना तो वो चोर कहलाएगा कि वो चोर था, यहाँ से बैठ के उनका माल चोरी करता था और उधर बांट देता था। अवाम में जाके जब अगर आप पूछते उस वक्त गरीबों से तो वो कहते हैं रॉबिन हुड जो है वो मसीहा है, कानून के मुताबिक वो चोर था। तो यहाँ पे इमरान खान साहब का मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, मैं खुद ये कहता हूँ यू टर्न लेते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट थे, टीम नहीं थी, सब सारे मतलब इन्होंने बात की। बट हैविंग सेड दैट, आज अगर कोई ये कह दे कि जनाब कुछ भी नहीं है, फारिग है, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब को बहुत गलत किया, 9 मई को जो कुछ हुआ वो भी उनके ऊपर जाता है, मैं बिल्कुल उनको ब्लेम करता हूँ इस सारी चीज़ के लिए।
आप 10,000 दफ़ा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्टी तोड़ के रख दें, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं जी आज तो फारिग हो चुके हैं, ये मेरे ख्याल में हम अपने आप से झूठ बोल रहे होंगे। जी मंसूर सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत लाहौर जैसे शहर में, रावलपिंडी में, कराची के कुछ हिस्सों में, अर्बन पॉकेट्स में बिल्कुल है, वो एक हकीकत है। वो इस सियासी हकीकत को झुटलाना भी गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो एक गुब्बारा बनाया गया था ना, 70% अवाम उनके साथ है, 80% अवाम उनके साथ है, ये जो तासुर बनता है ना, देखिए जब आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग आपके साथ हों और आज से ना हो, 2011 से हो और 2022 में भी वो आपके अंदर के लोग जो हैं वो आपकी हिमायत कर रहे हों, आपके साथ कुछ जज साहिबान जो हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में खुलकर आपको रिलीफ दे रहे हों, जब मीडिया के लोग जो हैं वो डिवाइड होकर पाकिस्तानशिप करके आपको मसीहा बनाने में तुले हों और सोशल मीडिया की पूरी आपकी फैक्ट्री हो, तो जाहिर बात है मकबूलियत का एक हवा तो बन जाता है। 11 मई को जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, फूलों की पत्तियां उनके ऊपर नछावर हुई, मर्सिडीज गाड़ी उनके लिए पेश की गई जो किसी और मुल्जिम के लिए नहीं पेश की जाती, और फिर उनको कहा गया नाइस टू सी यू, और उनको सुर्खरू करके जब बाहर निकाला गया अदालत के अहाते से, तो फिर बताइए ना, तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो बिल्कुल वो तो छा गया है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ा हो गया है, वो तो एक नई एस्टेब्लिशमेंट बन गया। हम सब भी ऐसी बातें सुन रहे थे, कह रहे थे, और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। लेकिन फिर आपने देखा कि जब वो इंप्रेशन अंडू किया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनका जो है वो मकबूलियत की जो पिच और मेराज को इतना आसमान तक पहुंचाया था, तो अब आप देख लीजिए कि उसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना रह गया है। इलेक्शन करवा लें, इमरान खान साहब को सीट्स मिलेंगी उनकी पार्टी को, लेकिन ये वो वाला 2018 वाली लाड प्यार नहीं होगा, और ना ही जो है उनके लिए जिस तरह से पूरी एक कैंपेन चलाई जाएगी। हमें ये मालूम है 2013 के इलेक्शन में कि क्या डायरेक्शंस दी जाती थी बास जगहों के ऊपर, ऐसी जगहों पे, शहरों में, शहरी इलाकों में। अब वो माहौल उन्हें मयसर नहीं होगा जो 2018 में था, जो उनके लिए सारा निज़ाम बिठा के उनको खड़ा किया गया था। सो वो सहूलत मयसर नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी के फेज से गुजर रहे हैं। पॉपुलैरिटी की जो मिथ है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई किस हद तक ठीक है, क्या मिथ है, रियलिटी है, ये सारा माहौल है। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा पॉपुलिस्ट देखा है। इससे पहले हमने डिक्टेटरशिप्स देखी थी, हमने पॉलिटिकल लीडर स्ट्रॉन्ग वीक देखे थे, लेकिन अब पॉपुलिस्ट फर्स्ट टाइम हमने देखा, क्योंकि जो नैरेटिव जिस तरह उन्होंने शेप किया, पूरी रियासत को जो है वो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर रियासत ने रिएक्ट किया। मैं पॉपुलिज्म की बात कर रहा हूँ, नैरेटिव शेप किया। नैरेटिव किसने शेप किया? नैरेटिव भी तो रियासत ने शेप किया ना। 2011 उन्हें किसी गॉयबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको मुल्क से ये सहूलत मयसर आ गई। ठीक है, देखिए जनरल पाशा, अल्लाह उनको जो है हिदायत भी दे, लंबी उम्र दे, उन्होंने 2011 का जलसा किया और मसीहा के तौर पे लॉन्च कर दिया। उसके बाद यके बाद दीगरे लोगों को कहा गया इस पार्टी को ज्वाइन करो। 2013 का इंतखाबात हुए, मैं उसको कवर कर रहा था, और ऐसी बातें फैलाई गई कि 70% सीटें मिल जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और फिर वो जब नहीं हुई तो चार हलकों के ऊपर पूरी तहरीक चलाई गई जो कि बाद में गलत साबित हुई। 35 पंक्चर का झूठ बोला गया जो कि गलत साबित हुआ। जी ट्रू दैट सर। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। जी रजा भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, किसी वक्त इंशाल्लाह इस पर, बल्कि अब बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन करनी है आगे आने वाले दिनों में। अभी तक तो सिर्फ हम ये समझते हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अगर वो बिहेव करते रहे, उनकी पार्टी करती रहे, तो उनकी स्पेस बरकरार रहेगी। लेकिन जब हमें ये देखने को मिले कि मीडिया सारा का सारा गद्दार, कोई मीडिया में ऐसा बंदा नहीं है जो उनके नज़दीक ठीक हो, अदालत जो फैसला हक में दे वो ठीक, जो खिलाफ दे वो अदालत कमज़ोर, इस्टेब्लिशमेंट जो उनको सपोर्ट करे वो इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की सबसे अच्छी इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि वो ये तक कहते रहे कि मैंने तो जनरल बाजवा जैसा आर्मी चीफ ही कोई नहीं देखा, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं देखी जो इतनी प्रो डेमोक्रेसी हो। खिलाफ हो जाए तो न्यूट्रल और गद्दार। और इसी तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स थे, जिनसे डिफरेंसेस थे, उनको बाकायदा ट्रेटर साबित किया और मोस्ट करप्ट लीडर इन द वर्ल्ड और पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड साबित किया। तो ये जो, अगर आप इस लेवल के ऊपर स्टेट के साथ मामलात चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर है स्टेट ऑर्गन्स भी रिएक्ट करेंगे और
और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो अगर वो पॉलिटिकल फोर्स रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब वो पॉलिटिकल फोर्स से हट के आगे जाना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली रिएक्शन भी आएगा। लगारी साहब 2 मिनट रह गए मेरे पास, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें। मेरा ख्याल है कि ये जो रज़ा रूमी साहब ने कहा, हमें इन चीज़ों को फिर देखना होगा। जिस तरह से लॉन्च किया गया, जिस तरह से आगे बढ़ाया गया, जिस तरह से जनरल ज़हीर ने किया, या जो कुछ उससे पहले जनरल पाशा कर रहे थे, जो जनरल फैज़ करते रहे हैं, अब इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं हो सकता। जो कुछ जनरल बाजवा ने किया, इन चीज़ों का कौन हिसाब करेगा? फिर तो आप बाकायदा चीज़ें आगे निकल कर आ जाएंगी ना। कोई जाकर पूछेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे थे, आपने ये सब कुछ क्यों किया था, इस मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया गया है? कोई आएगा, कोई पूछेगा उनसे क्यों धरना दिलवाया गया था? क्या लगारी साहब मैं धरने को फैसिलिटेट किया गया था? लगारी साहब मैं विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बट प्रॉब्लम ये है, लेट मी ओपनली से दिस, वैसे मैं बहुत जब्त से अपने आप को सोच रहा था कि ना कहना पड़े, ये पॉलिटिकल क्लास जो है, अगर उसकी लेजिटिमेसी हो, मॉरल करेज हो, तो वो ये पूछ सकती है। इधर तो कतार दर कतार खड़े हैं कि अगर जैसे ही एक गिरे तो हमारी बारी आ जाए और हम लाइन बना के फौरन पावर में आ जाए, तो कौन पूछेगा? बिल्कुल कौन पूछ सकता है? ये तो सिर्फ हमारे ख्वाब हैं जो हम देखते रहते हैं। जी सर 1 मिनट प्लीज। जी लगारी साहब बिल्कुल यही है, जिनका मैंडेट चोरी होता है वो भी चुप करके बैठे होते हैं। ये ऐसा है कि जिसका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, अभी तक कोई चीज इसकी चोरी नहीं हुई है, और ये चोर का वावेला मचाया हुआ है। कुछ नहीं भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अगले साल बात करेंगे, लोग भूल चुके होंगे कि कौन आता है। ऐसे पॉपुलिस्ट इसी तरह चले जाते हैं, हमने देखा है भाई। सर पॉपुलिस्ट कोई वो नहीं होगा। ठीक सर, तारीख सिर्फ लिखी जाएगी आज से 10 साल के बाद, जिन्होंने बनाया था उन्होंने गिरा दिया। थैंक यू सो मच मंसूर अली खान साहब, नज़ीर लगारी साहब, रज़ा रूमी साहब, जिसकी तख्लीक थी खालिक ने जो है वो वापस ले ली। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रग्बे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 20 सीटें हैं। रिवायती तौर पर बलूचिस्तान की सियासत का मरकज नवाज सरदारों, नेशनलिस्ट और मजहबी फोर्सेस के गिर्द घूमती है, लेकिन मरकज में हुकूमत साजी और तब्दीली में बलूचिस्तान का अहम किरदार रहा है। इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों और सफबंदियों से इलेक्शन के बाद मरकज में कायम होने वाली हुकूमत का इशारा होता है। इस हवाले से 2013 और 2018 के इलेक्शन से पहले और गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों की तब्दीली बड़ी मानेखेज थी। मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले तो 5 साल पहले बनने वाले प्रो मरकज़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो अब टूट फूट का शिकार है। कहने को बलूचिस्तान में इस जमात की हुकूमत है, लेकिन पार्टी के वज़ीर आला के बारे में भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो अगला इलेक्शन इसी जमात से लड़ेंगे, और ये भी मालूम नहीं कि हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी कायम रह सकेगी या नहीं, क्योंकि पार्टी के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, कुछ दीगर जमातों से राब्ते में हैं, जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़राए आला जाम कमाल और अब्दुल मालिक बलोच की मरियम नवाज से मुलाकातें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी 2008 में होने वाली पोजीशन में आना चाहती है, जबकि नून लीग की कोशिश है कि 2013 वाले इत्तेहादियों से मिलकर मुस्तकबिल की सफबंदी की जाए। आइंदा इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान का क्या मंजरनामा होगा, मरकजी हुकूमत की तश्कील में क्या किरदार होना है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद। यार मोहम्मद रिंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल कुछ गूम का शिकार है, जो कि हमें दिखता है कि वहाँ पर एक अलग तरीके का अलायंस बनता है और सूरत हाल तब्दील हो जाती है। कोई मरियम साहबा से मिल रहा है, कोई जरदारी साहब से मिल रहा है। गुज़िश्ता साल आपकी भी जो है वो मार्च में पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे ये बताइएगा आप जो है वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप किधर जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अभी तक इस वक्त भी मैं पीटीआई में हूँ। मैंने पीटीआई से को खैराबाद भी कहा,
हाँ, ये अलहदा बात है। पिछले 2-3 साल से मैं उनसे लाताल्लुक़ हूँ, और क्योंकि जब इक़्तिदार में पीटीआई थी, पावर में थी, खान साहब इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त भी उन्होंने मेहरबानी की थी मुझ पे। मैं पार्लिमानी लीडर था। उन्होंने कानून और आइन और उसके जो एक पार्लिमानी एक निज़ाम होता है, उसमें ये होते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो इंतखाब करते हैं अपने लीडर का असम्बली के अंदर। पहली दफ़ा हुआ है कि खान साहब ने डायरेक्टली लेटर लिखा स्पीकर को कि मैं इनको पार्लियामानी लीडरशिप से हटाता हूँ। तो इतनी मेहरबानियाँ थी हमारी खान साहब के साथ, और पूरे 4 साल जो वो इक़्तिदार में रहे, मैं उनका पार्टी प्रेसिडेंट भी था। और सबसे बड़ी बात कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें मैंने एक थोड़ी बहुत मेहनत की पीटीआई को इंट्रोड्यूस करने में। 2015 में मैंने ज्वाइन की पीटीआई। तो उस वक्त भी पीटीआई की जो सियासी सूरत हाल थी बलूचिस्तान में, और 2018 के इलेक्शन में वो एक कुव्वत बन के वहाँ से उभरी। मगर ख़ान साहब को पता नहीं क्या वजूहत थी कि उस वक्त भी हम पीटीआई अपनी हुकूमत बना सकती थी, मगर तरीन साहब का और ख़ान साहब का मूड नहीं बन रहा था। इसलिए कि हमारा एक सबका जो दोस्त है, सबका जनरल साहब, वो और उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे फरीद साहब, वो फैसला कर चुके थे कि हमने बलूचिस्तान में एक पार्टी बनानी है, बजाय कि हम दूसरे लोगों को मिन्नतें करें या उनसे बात करें, उनसे नेगोशिएशन करें, हम अपनी हैंडमेड एक पार्टी बना लें और उसके थ्रू बलूचिस्तान के अंदर हुक्मरानी करें। तो इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में तो पीटीआई को मौका दिया गया, और उसके रिज़ल्ट्स तो आपके सामने थे। मगर हमारी बदकिस्मती थी कि हम जीती हुई सीटों को भी हार गए। और पहली दफ़ा हुआ कि मैं नेशनल असम्बली अपनी हारा, मगर उसमें भी 17,000 कोई 470 वोट है शायद, उससे भी शायद ज़्यादा है। तो वो मेरे रिजेक्ट करके मुझे नेशनल असम्बली से भी हराया गया, और बड़ी मुश्किल से मैं प्रोविंशियल असम्बली जीता। तो ये सूरत हाल थी 2018 की। अब आपको मुस्तकबिल में क्या सबबंदी दिख रही है? फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? क्या 2013 वाला रिपीट एपिसोड चलना है, 2008 वाला रिपीट एपिसोड चलना है, या 2018 वाला ही चलना है? देखिए ये जो बलूचिस्तान है ना, ये एक लेबॉर्ट्री की तरह है, तजर्बागाह की तरह है। यहाँ इस्लामाबाद वाले लोग हैं, इस्लामाबाद की जो कुव्वतें हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, वो यहाँ अमूमन एक्सपीरियंस ये तजर्बे करती है, सियासी तजर्बे करती हैं। तो हो सकता है कि इस दफ़ा तबाह आजमा लोग जो हैं, जो एक नया एक्सपीरियंस करें, एक नया तजर्बा करें। सिफबंदी हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हम सुन रहे थे कि पीपल्स पार्टी को शायद बलूचिस्तान की इस दफ़ा मौका दिया जाए, मगर अब दोबारा लगता है कि नहीं, कुछ सोच में फ़र्क है, और शायद दूसरी कुव्वतों को भी यहाँ मौका दिया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। दूसरी कुव्वतों से मुराद मुस्लिम लीग नून है? मुस्लिम लीग नून है। हो सकता है आगे चल के किसी और सियासी जमातों के बारे में भी हम सुन रहे हैं, और यहाँ की रीजनल जमातें जो पिछली दफ़ा कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी जो है, सुन रहे हैं कि इस दफ़ा शायद उनको भी मौका मिले। तो वो तो मरियम साहिबा से मिले हैं, तो वो क्या किसी अलायंस के लिए मिले हैं, या PMLN ने जिस तरह उनको उनकी वजारत आला को सहारा दे के रखा था, इस वजह से उनसे मिले? देखिए, उनका पुराना ताल्लुक़ है, उनका वास्ता है, और वो एक दूसरे के अलाइज रहे। 5 साल उन्होंने मिल के हुकूमत की। पिछली दफ़ा उनको बिल्कुल सिर्फ शायद 1 सीट बलूचिस्तान से उनको मिली थी, मगर इस दफ़ा वो बहुत एक्टिव हैं। आप एक्टिव तो नहीं है, लेकिन क्या आपने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया है? पीटीआई में चलना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो खान साहब ने जो हमारे हालात किए, और खान साहब का जो, तो क्या ईद के बाद 4 साल का जो तजर्बा है उनके साथ, मैं एग्जैक्टली तो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ईद के बाद पार्टी छोड़ रहा हूँ। अलबत्ता ईद के बाद सोचना मैं ज़रूर शुरू करूँगा। और फैसला कब करेंगे? बहुत जल्दी।
ईद के बाद? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होता देख रहे हैं, और क्या इलेक्शन से पहले होता देख रहे हैं? वो तो आपको लग रहा है, अब रोज़ हम टीवी पे जो देख रहे हैं, और वो जो ख़ास तौर पे कल की जो फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल हुआ है, पहली दफ़ा मैं अनप्रेसिडेंटेड, काफ़ी मेरी बड़ी उम्र है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जब 2 हिस्से हुए तो उनके ज़िम्मेदारान का भी तयन नहीं हुआ। काश कि अगर हम उस वक्त अपना खुद एहतसाबी का अमल करते तो आज मुल्क के अंदर ये सूरत हाल ना होती जो 9 मई को हुई है। ठीक, इलेक्शन में खान साहब को डिस्क्वालीफाई देखते हैं आप, या फिर लड़ता देखेंगे इलेक्शन को? डिस्क्वालीफाई हों या ना हों, पर मुझे इलेक्शन में कोई ख़ास रोल खान साहब का या पीटीआई का नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, बलूचिस्तान के मामले में ज़रा, आज आपने अपनी असम्बली में स्पीच भी की है काफ़ी तवील, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जो है ज़रा अपना कमेंट दें, ताकि फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है कि इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत वहाँ पर वक्त की क्या है? इंतख़ाबात तो हो जाएंगे, लेकिन असल जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के, वो किस तरह एड्रेस हो सकते हैं इंतख़ाबात के बाद? हाँ, देखें, इंतख़ाबात के बाद तो तभी मसाइल हल हो सकते हैं जब बलूचिस्तान में फेयर और इम्पार्शल इलेक्शंस हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और पाकिस्तान ये नया मुल्क जब बनाए, उसमें इम्पार्शल इलेक्शंस कभी भी नहीं हुए। 72 के भी लंगड़े लूले आप कह सकते हैं कि थोड़े से इम्पार्शल इलेक्शंस हुए थे, मगर आज तक बलूचिस्तान के अंदर कैलकुलेटेड और अपनी मर्ज़ी और पसंद और नापसंद के इलेक्शंस होते। अगर दोबारा यही चीज़ दोहराई गई जो लग रही है कि जिसकी तैयारी अभी से हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसका कोई बहुत असर बलूचिस्तान की सियासत और बलूचिस्तान के सूबे के अंदर शायद न पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान में, और बता रहे थे कि बलूचिस्तान में क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, और ख़ुद भी तहरीक इंसाफ से नाला हैं, और ये कह रहे थे कि मैं काफ़ी अरसे से एक्टिव भी नहीं हूँ, और ईद के बाद अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला भी करने जा रहे हैं। तो आपने प्रोग्राम देखा नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।